हेलो दोस्तों। मेरा नाम राधिका है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी अलग पहचान बनाऊं, लेकिन हमारे घर में बेटियों के सपनों से ज़्यादा उनकी शादी की चिंता की जाती है। मेरे पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के इंसान थे और माँ हमेशा रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों से परेशान रहती थी। बहुत समझाने के बाद मुझे नौकरी करने की इजाज़त मिली थी, लेकिन एक शर्त के साथ कि मैं समय पर घर लौटूंगी और परिवार की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मेरा दफ्तर शहर से काफ़ी दूर एक औद्योगिक इलाके में था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उस दिन दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा था। ऑडिट आने वाला था, इसलिए सभी कर्मचारी अपने अपने फाइलों में व्यस्त थे। मैं बार बार घड़ी देख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 8 बजे वाली बस छूट गई तो अगली बस आने में काफ़ी देर हो जाएगी। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे ज़रूरी काम पूरा करने के लिए रोक लिया। लेकिन जब मैं दफ्तर से बाहर निकली तो रात के 8 बज चुके थे। मैं तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मेरे कदम रुक गए, क्योंकि बस मेरी आंखों के सामने निकल चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गई। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैंने मोबाइल निकालकर समय देखा, तभी किसी के पास आकर बैठने की आट हुई। मैंने नज़र उठाई तो देखा कि एक महिला सिर से पांव तक चादर में लिपटी हुई मेरे बगल में बैठी थी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वह लगातार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नज़रें फेर ली, लेकिन कुछ देर बाद महसूस हुआ कि उसकी नज़रें अब भी मुझ पर टिकी हुई हैं। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम रोज इसी समय यहाँ आती हो क्या? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा है, देर रात अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन मन में सवाल उठने लगे कि वह मेरे बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। कुछ पल बाद उसने फिर पूछा, तुम नौकरी करती हो? मैंने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेहनत करने वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे उसका व्यवहार अजीब लगने लगा था। मैं उठकर बस स्टॉप के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मेरा पीछा कर रही थी। तभी दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी और मैंने राहत की सांस ली। बस आते ही मैं जल्दी से उसमें चढ़ गई। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वह महिला वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे पूरी रात बेचैन रखा। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाज़ा खोला और नाराज होकर बोली, ये कोई समय है घर आने का? अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने माँ को दफ्तर के काम का बहाना बताया और जल्दी से अपने काम कमरे में चली गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही आंखें मेरे सामने आ रही थी। अगले दिन मैं समय से पहले दफ्तर से निकलना चाहती थी, लेकिन काम का दबाव पहले से भी ज़्यादा था। जैसे ही घड़ी ने 7:30 बजाए, मेरे मन की बेचैनी बढ़ने लगी। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए बस स्टॉप तक पहुंची। लेकिन मेरी किस्मत फिर खराब थी। बस जा चुकी थी। मैं घबराई हुई बेंच पर बैठ गई और तभी पीछे से वही धीमी आवाज़ सुनाई दी, लगता है आज भी बस छूट गई। मैंने पलट कर देखा तो वही चादर वाली महिला मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसने चादर नहीं ओढ़ रखी थी। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी और पहली बार मैं उसका चेहरा साफ देख पा रही थी। उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह मेरे पास बैठ गई और बोली, मेरा नाम शांति है, तुम परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सख्त आवाज़ में कहा, आपको मेरे बारे में इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराई और बोली, कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलाती है जिनसे मिलना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उसकी ये बात सुनकर मैं और बेहसज हो गई। तभी बस आ गई और मैं जल्दी से उसमें बैठ गई। अगले कुछ दिन वह मुझे बस स्टॉप पर नहीं दिखी और धीरे धीरे मैंने उसके बारे में सोचना कम कर दिया। फिर एक शाम जब मैं घर पहुंची तो माँ ने खुश होते हुए कहा, राधिका जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मैंने थके हुए स्वर में पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है? माँ बोली, तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा है, लोग बहुत सम्मानित हैं और शहर के बड़े कारोबारियों में उनका नाम आता है। मैं मने मन से अपने कमरे में चली गई। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन घर में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद माँ मुझे तैयार करके ड्राइंग रूम में ले गई। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सोफे पर वही महिला बैठी थी जिसे मैं पिछले कई दिनों से बस स्टॉप पर देख रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते राधिका। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मेरे घर तक कैसे पहुंच गई। तभी पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये शांति जी हैं और ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल तक वह वही खड़ी रह गई। मेरे कानों में पिताजी की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ शांति पर था। वह बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मुझे उसे देखकर हैरानी होगी। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा शांति जी बहुत अच्छे परिवार से हैं, इनके पति का बड़ा कारोबार है और शहर में इनका बहुत नाम है। मैंने हैरानी से शांति की तरफ देखा। बस स्टॉप पर साधारण कपड़ों में बैठने वाली महिला किसी बड़े घराने से हो सकती है, ये बात मेरे लिए समझना मुश्किल था। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रही। शांति ने मेरी पढ़ाई, नौकरी और पसंद नापसंद के बारे में पूछा। उसकी बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे पहले से काफ़ी कुछ जानती है। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने माँ से कहा कि मुझे उससे अकेले
अकेले में बात करनी है। जैसे हम कमरे में पहुंचे, मैंने गुस्से में पूछा, आप लोग इस महिला को जानते भी हैं? माँ ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने उन्हें बस स्टॉप वाली सारी बात बता दी। माँ कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे पिताजी ने पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्हें घर बुलाया है। इनके परिवार की शहर में बहुत इज्जत है और इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने परेशान होकर कहा, लेकिन माँ, मुझे इनसे अजीब सा डर लगता है। माँ ने मेरी तरफ नाराज़गी से देखा और बोली, हर बात में शक करना अच्छी बात नहीं होती। मैं मजबूरी में वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद शांति ने कहा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं राधिका से अकेले में बात करना चाहूँगी। पिताजी ने तुरंत हामी भर दी। मैं उसे लेकर बरामदे में आ गई। कुछ पल तक हमारे बीच खामोशी रही। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझसे ऐसे महसूस करती हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैंने सीधे सवाल किया, आप मुझे बस स्टॉप पर क्यों देखती रहती थी? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर वह हिम्मत दिखाई दी जो बहुत कम लोगों में होती है। मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहती है। मैंने फिर पूछा, आखिर आप चाहती क्या है? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार से रिश्ता लेकर आई हूँ, लेकिन ये रिश्ता सामान्य नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हें समझ सकूँ। मैंने पूछा, कैसा रिश्ता? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पति पहले से शादीशुदा हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हैरानी से कहा, आप चाहती हैं कि मैं किसी शादीशुदा आदमी से शादी करूं? शांति ने शांत आवाज में कहा, मैं जानती हूँ यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप लोगों ने मेरे माता पिता से यह बात कैसे छिपाई? उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं छिपाया, तुम्हारे माता पिता सब जानते हैं। यह सुनकर मुझे जैसे झटका लगा। मैं तेजी से अंदर गई और पिताजी से पूछा, क्या आपको सब पता है? पिताजी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, हाँ मुझे सब पता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ बोली, क्योंकि हम पहले तुम्हारी राय जानना चाहते थे। मैंने गुस्से में कहा, मेरी राय जानना चाहते थे या मुझ पर फैसला थोपना चाहते थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी ने सख्त आवाज में कहा, राधिका अपनी आवाज़ नीचे रखो, हर रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है। शांति जी का परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैंने कहा, लेकिन वह आदमी पहले से शादीशुदा है। पिताजी बोले, दुनिया सिर्फ सपनों से नहीं चलती, कभी कभी इंसान को समझौता करना पड़ता है। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी हमें तुम्हारे भविष्य की चिंता है। नौकरी हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन एक अच्छा घर जिंदगी बदल देता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे अपने लोग मेरी भावनाओं से ज़्यादा समाज की सोच से डरते हैं। मैंने साफ शब्दों में कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। पिताजी गुस्से में बोले, नौकरी करने की जिद ने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी बना दिया है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के बच्चे हो जाते हैं और तुम अभी भी सपनों की दुनिया में जी रही हो। रिश्तेदार पहले की तरह तरह की बातें करते हैं, कल को उम्र निकल जाएगी तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। मैंने कहा, मैं अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ, मुझे किसी की दूसरी पत्नी बनकर नहीं रहना। तभी शांति ने पहली बार मेरी तरफ गंभीर नज़रों से देखा और बोली, राधिका अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी मजबूरी में धकेल रही हूँ तो तुम गलत सोच रही हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे घर आकर सच्चाई जान लो। उसके इस जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने पूछा, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप अभी नहीं बता सकती? शांति ने धीमी आवाज में कहा, कुछ बातें सिर्फ सुनकर नहीं समझी जा सकती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। इतना कहकर वह उठ गई। जाते समय उसने मेरी तरफ देखकर कहा, फैसला लेने से पहले हर पहलू को समझ लेना चाहिए। उसके जाने के बाद घर में कई दिनों तक इसी बात को लेकर तनाव बना रहा। मैं रोज पिताजी को समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार समाज और भविष्य की बातें करने लगते। माँ भी मुझे यही समझाती कि इतना अच्छा घर बार बार नहीं मिलता। उधर शांति ने दोबारा मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन उसकी कही हुई आखिरी बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक घर में सिर्फ मेरी शादी की बातें होती रही। मैंने कई बार पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि यह रिश्ता मेरे भविष्य को सुरक्षित बना देगा। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आखिरकार परिवार के दबाव और माँ की आंखों में सपने अपने लिए चिंता देखकर मैंने भारी मन से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं शांति के साथ उसके घर पहुंच गई। रास्ते भर मेरे मन में अनगिनत सवाल घूमते रहे। आखिर वह कौन सी सच्चाई थी जिसके बारे में शांति बार बार इशारा करती थी? घर पहुंचते ही मैंने देखा कि वह किसी महल से कम नहीं था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे जैसे कोई गई कहानी छिपी हुई थी। शांति मुझे कमरे में लेकर गई और बोली, घबराओ मत राधिका, यहाँ कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैंने उससे कहा, अब तुम मुझसे सच बता दीजिए, आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना? शांति कुछ पल चुप रही। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए जैसी मजबूरी देख सकती थी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक युवती अंदर आई। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा नहीं थी। शांति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह निशा है। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैंने हैरानी से कहा, यह
यह कौन है? शांति ने शांत आवाज में कहा। यह भी इस घर का हिस्सा है। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले उसने आगे कहा, और यह भी राजेश की पत्नी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने एक पल में मेरी पूरी दुनिया बदल दी हो। मैं हैरानी से कभी शांति को देख रही थी तो कभी निशा को। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्या है? अगर राजेश की पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया? शांति ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो हमारे साथ हुआ। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन आपने मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक खुद को कैसे दे दिया? शांति ने सिर झुका लिया और बोली, शायद हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। हम तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहते थे। निशा अलमारी के पास गई और एक फाइल लेकर मेरे सामने रख दी। उसने कहा, इसमें वह सच है जिसे जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोले। उसमें मेडिकल रिपोर्ट की प्रति, यहाँ कुछ पुराने दस्तावेज और वकील की सलाह से तैयार किए गए कागजात थे। मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए। उन कागजों से पता चला कि राजेश ने अपनी व्यक्तिगत कमी छिपाने के लिए शांति और निशा दोनों को गलत ठहराया था। उसने झूठी रिपोर्टों के आधार पर समाज और परिवार के सामने उन्हें दोषी साबित कर दिया था। शांति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, जब मुझे सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने कहा कि शादी के बाद लड़की अगर वही होता है जहां उसकी शादी हुई है। उन्होंने मुझे वापस अपनाने से मना कर दिया। निशा ने भी धीमी आवाज में कहा, मेरे परिवार ने भी मुझे समझौता करने की सलाह दी। हम दोनों अकेली पड़ गई। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने कानूनी मदद क्यों नहीं ली? शांति बोली, हमने कोशिश की थी लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं थे और हमें लगातार चुप रहने के लिए दबाव में रखा गया। फिर एक दिन बस स्टॉप पर मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी आंखों में वही डर था जो कभी हमारी आंखों में था, लेकिन उसके साथ अपने लिए कुछ करने की हिम्मत भी थी। तभी मैंने तय किया कि इस बार किसी लड़की को बिना सच जाने इस घर में नहीं आने दूंगी। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे मन में गुस्सा भी था और उनके लिए दुख भी था। तभी कमरे से बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शांति ने धीरे से कहा, राजेश आ रहा है। कुछ ही क्षण बाद राजेश कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र हम तीनों से काफ़ी ज़्यादा थी। उसने औपचारिक मुस्कान के साथ मेरा हाल पूछा, लेकिन उसकी बातों में अपनापन कम और अधिकार ज़्यादा था। कुछ देर बाद वह चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शांति और निशा की तरफ देखा। अब मुझे एहसास हो चुका था कि इस घर की चमक के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं सोचती रही कि क्या मुझे सब कुछ छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे अपने माता पिता की बातें याद आ गई। मुझे समझ आ गया था कि वे मुझे वापस भेजने के बजाय समझौता करने की सलाह देंगे। अगली सुबह मैंने शांति और निशा से कहा, मैं किसी के खिलाफ गलत काम नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैं सच सामने लाने में तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मेरी बात सुनकर दोनों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। अगले कुछ महीनों में हमने कानूनी सलाह लेकर सबूत इकट्ठा किए। हमने मेडिकल रिकॉर्ड की सौंदर्य जांच कराई और पुराने दस्तावेजों की सच्चाई सामने लाई। जांच में साफ हो गया कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जब सच्चाई सामने आई तो राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। परिवार और समाज के सामने उसका सच उजागर हो गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद हमें हमारे अधिकार मिले और हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी मिली। मैंने दोबारा नौकरी शुरू की और धीरे धीरे कारोबार की जिम्मेदारियां संभालने लगी। शांति ने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया और निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी करके नया करियर बनाया। आज हम तीनों एक दूसरे की ताकत बनकर जी रही हैं। मैंने अपने माता पिता की आर्थिक मदद भी की, लेकिन उन्हें यह जरूर समझाया कि बेटियों की खुशियाँ समाज की सोच से ज़्यादा जरूरी होती हैं। अब मुझे समझ आ गया कि किसी रिश्ते की असली नींव सच और सम्मान पर टिकी होती है। जहाँ झूठ और दबाव हो वहाँ चुप रहना समाधान नहीं होता। जरूरी नहीं कि औरतें ही औरत की दुश्मन हो। कई बार एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।